नमस्ते। आ जाओ सारे। क्लास 10th CBSE का हम टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस टॉपिक का हमने ऑलमोस्ट 75% कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मतलब ये एक लेक्चर आएगा, उसके बाद और एक छोटा सा लेक्चर आएगा और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने अब तक क्या क्या ख़त्म किया है वो 1 मिनट में जान लेते हैं। हमने अब तक ख़त्म किया है प्लांट्स के अंदर कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो। उससे पहले हमने कंप्लीट किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब अपोजिट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स जान लिए हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और किस किस माध्यम से करते हैं, कौन से टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सब कुछ जान लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग ह्यूमंस के बारे में बात करने वाले हैं। ह्यूमंस किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये भी जाना था कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है और ये डाइजेशन, ब्रीदिंग, थिंकिंग या फिर ब्रेन हो गया, नर्वस टिश्यू, हार्ट, इसके जितना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक स्पीशीज़ को सर्वाइव करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे अब देखो, आदमी बिना रिप्रोड्यूस करे भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन ह्यूमंस की पॉपुलेशन अगर हर कोई डिसाइड करे कि हम लोग रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगी। तो पूरी की पूरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ टू बी टेकन सीरियसली। अब ये कई सारे स्कूल्स में ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाती, लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू स्टडी। So let us begin by understanding what is reproduction। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये हो रहा है। रिप्रोडक्शन में हमारे जैसे ही हम एक यंग वन प्रोड्यूस कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट रिप्रोडक्शन इज़। दुनिया की हर एक चीज़ रिप्रोडक्शन के अराउंड ही घूमती है एंड द एंड गोल ऑफ एवरीथिंग इज़ रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। ये नेचर हमसे करवा लेता है कई कई बार, मतलब ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स दिस इज़ द नेचर दैट इज़ डूइंग reproduction, and so it is to be taken seriously and studied। तो वेलकम टू विन साइंस। अब हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर पढ़ना। सो लेट अस बिगिन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप पुराने हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बता दीजिए। इस चैप्टर को फिर से देखिए अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम में, कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी है। सो सबसे पहली बात, ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली कोई फ्रैगमेंटेशन करके थोड़ी ना रिप्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो इस प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन कब और कैसे होती है। ओके, हम लोग छोटा बच्चा होते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, हम आ जाते हैं 10, 12, 13 एज में। उसके बाद हमारा टीन एज स्टार्ट होता है। टीन एज के ही टाइम पर एक और प्रोसेस चालू होती है जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर ह्यूमन बॉडी में कई सारे जेंडर स्पेसिफिक फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं, कई कई चीज़ें बॉडीज़ में चेंज हो जाती है, और ये सारी चेंज हो जाते हैं जिसे हम लोग मैच्योरिटी कहेंगे। और इससे हम लोग एबल हो जाते हैं कि वो एक लिविंग बींग प्रोड्यूस कर सके या फिर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बॉडीज़ हो जाती है। अब ये सारे चेंजेस फिजिकल कौन कौन से हैं ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। अब हम एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं, जैसे बॉडीज़ का शेप चेंज होना, दिस इज़ वन थिंग। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जिनके बारे में हम जानने वाले हैं उनका डेवलपमेंट होना, ये भी इसी फेज़ में होता है। तो डेवलपमेंट से पहले रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी नहीं होगी, लेकिन इसके बाद रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी बॉडी में आ जाती है। तो इसलिए ये प्यूबर्टी भी जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जानेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। ओके, मेल्स में ये ऑर्गन सेपरेट होते हैं, फीमेल्स में ये ऑर्गन सेपरेट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखो काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है। एक जनरल ऑर्गन होगा जो क्या प्रोड्यूस करेगा,
एक ऐसा ऑर्गन होगा जो प्रोड्यूस करेगा जर्म सेल्स। अब ये कॉमन होगा, आई मीन जिस तरीके से मेल्स में होगा उसी तरीके से एक फीमेल्स में भी होगा, तो ये ऑर्गन्स जनरली हो जाते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे मेल के अंदर। तो देख लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे आप लोग बड़े हो जाते हो वैसे वैसे ये ऑर्गन्स अपना शेप चेंज कर लेते हैं, अपना साइज चेंज कर लेते हैं और ये मैच्योर भी हो जाते हैं, इनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूसेस द जर्म सेल एंड द अदर विच डिलीवर्स द जर्म सेल। तो ऐसे दो ऑर्गन्स है या फिर दो प्रोसेसेस के लिए दो पोर्शंस है। तो वो पोर्शंस कौन कौन से है जान लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल होगा, और दूसरा सेक्शन जहाँ पे ये डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। अब ये डिलीवर कहाँ पे होगा, उस जगह पे जहाँ पर फीमेल जर्म सेल होगा। यहाँ से तो मेल जर्म सेल निकलेगा, लेकिन जिस जगह पे ये जाने वाला है वहाँ पे होना चाहिए क्या, डिलीवरी मैकेनिज्म टू फीमेल जर्म सेल। अब हम ये मेल जर्म सेल के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले देख लेते हैं कि ये ऑर्गन्स किस तरीके से दिखते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये ऑर्गन्स दिखते हैं। देखो, अब यहाँ पर के हर एक पार्ट को हम लोग जानेंगे, उसके फंक्शंस को जानेंगे। फंक्शंस में बेसिक में बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा डीप में भी है एनसीईआरटी में दिया हुआ। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से बताऊंगा, पहले ये ठीक से देख लो। ओके, अब मैं हर एक चीज़ का फंक्शन आप लोगों को बताते चलूँगा। सबसे पहले है ये टेस्टीज। टेस्टिस इज़ द ऑर्गन जहाँ पर जर्म सेल प्रोडक्शन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो इसे हम कहेंगे क्या, टेस्टिस, और ये क्या करेगा, जर्म सेल प्रोडक्शन। उसके बाद ये स्क्रोटम। स्क्रोटम इज़ अ बैग विच कैरीज टेस्टिस। तो ये एक सेपरेट ऑर्गन हो जाता है जो टेस्टिस के अराउंड होता है। उसके बाद ये हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक पाइप है जो स्पर्म्स को, अब ये स्पर्म्स नहीं, हम उसे जर्म सेल कहेंगे कुछ मिनट के लिए। तो ये जर्म सेल्स को यहाँ से टेस्टिस से लेकर बॉडी के बाहर छोड़ने में हेल्प करेगा। तो दिस इज़ वास डिफरेंस। उसके बाद ये है यूरेटर। अब देखो, यूरेटर किसका ऑर्गन है, तो देखो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है जो क्या करता है, किडनी से लेकर यूरिन लाता है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। गॉल ब्लैडर कहा मैंने, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर तक लाता है। तो देखो ये हो गया ब्लैडर जो यूरिन स्टोर करता है। अब देखो, जर्म सेल्स जो है वो यहाँ से आएंगे 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 आएंगे, ऐसे 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 करके, ऐसे आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ से आएंगे, यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ मिक्स हो जाते हैं। यस, यूरिनरी ब्लैडर के ओपनिंग के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जर्म सेल्स का भी जो पाइप है वो मिक्स होता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज़ अ कॉमन ओपनिंग। तो दिस यूरेथ्रा इज़ कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ नॉलेज है जो आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग समझ गए, यूरेथ्रा इज़ कॉमन ओपनिंग, मतलब क्या, कॉमन पाइप जहाँ से जो है जर्म सेल्स भी जाएंगे और यूरिन भी, ह्यूमन यूरिन भी पास होगा। दूसरी बात, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स। अब ये एक ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब जो चीज़ सिक्रीट करे। अब देखो, सिर्फ जर्म सेल ट्रैवल नहीं कर पाएगा, सिर्फ रेड ब्लड सेल ऐसे ही ब्लड के, मतलब सिर्फ रेड ब्लड सेल अगर आप ऐसे हाथ पे उठाओ तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, उसको एक मीडियम चाहिए जिसके अंदर से वो स्मूथली ट्रैवल कर सके। तो ये मीडियम प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये सेमिनल वेसिकल्स और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये लोग लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसके अंदर ये जर्म सेल्स ठीक से तैर सके या फिर ठीक से स्मूथली जा सके। दिस इज़ वॉट इट इज़ अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एक और चीज़ रह गई, यह है पीनस। अब ये पीनस इज़ अ ऑर्गन जहाँ से यूरिन और जो जर्म सेल्स है वो कॉमनली पास हो जाते हैं। दिस इज़ वॉट इट इज़ दैट यू नीड टू नो। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अब यही सिस्टम आप लोगों को सामने से दिखा देता हूँ। अगर आप सामने से देखो तो देखो, ये चीज़ ऊपर होती है और ये देखो, ये चीज़ ऊपर होती है और ये चीज़ें पीछे होती है। ओके, मतलब ये नीचे होती है और ये चीज़ ऊपर होती है। बस ये आप लोगों को ऐसा 2D दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एनीवेज देखो, अब हम सारी की सारी चीज़ें ऐसे फॉरवर्ड से देख रहे हैं।
तो वो हम समझ लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले टेस्टिकल। यहाँ पे कई सारे ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिनका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, उनको सुनना है, भूल जाना है। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनके नाम आप लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान में रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप लोगों को एक दूसरे एंगल से वही पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया क्या, टेस्टिकल। टेस्टिकल मतलब टेस्टीज, जहाँ पर क्या होता है, जो जर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद इपिडाइडमिस। अब ये इपिडाइडमिस क्या है, जो अगर कोई नीट वाला देख रहा है उसे पता होगा, यहाँ पर स्टोर होते हैं जर्म सेल्स और मैच्योर भी होना होता है उनको, तो ये काम यहाँ पे होता है। अब उसके बाद ये देखो, ये हो गया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस मतलब जहाँ से जर्म सेल्स कंडक्ट होके चले जाएंगे कहाँ तक, एक कॉमन ओपनिंग तक आ जाएंगे, उसे हम कहेंगे वास्ट डिफरेंस। उसके बाद देखो अब ये ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेक्टल ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल, ये तीन चीज़ें हो गई जो क्या करती है, सिक्रीशंस करती है। ये अलग अलग सिक्रीशंस करती है जो एट द एंड ऑफ द डे जर्म सेल्स के ट्रांसफ़र को इजी बना देती है। ये एक मीडियम देने का काम करती है, मीडियम प्रोवाइड करने का काम करती है। अब यही मीडियम जर्म सेल्स को, अब ये 10th वालों के लिए थोड़ा सा हो गया, देखो यही जो मीडियम है ये जर्म सेल्स को एनर्जी भी देने का काम करता है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। ओके, उसके बाद ये देखो यहाँ से एक कॉमन ओपनिंग है जिसका नाम है यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन और जो जर्म सेल्स है वो पास होते हैं। उसके बाद वो आ जाएंगे पीनस के अंदर। पीनस के अंदर होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू मतलब जिनके अंदर जब खून भर जाता है तो ये इरेक्ट हो जाते हैं, मतलब स्ट्रेट हो जाते हैं। सो दिस इज इरेक्टाइल टिश्यू इन योर पीनस एंड दिस इज ग्लांस पीनस। अब ये ग्लांस पीनस मतलब ओपनिंग ऑफ पीनस को हम लोग ग्लांस पीनस कहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो। अब ये हो गया ब्लैडर और ये हो गया यूरेटर, ये हो गई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे से। अब देखो, अब हम थोड़ा सा थियोरेटिकल जो पार्ट है वो जानेंगे। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन टेस्टीज। अब देखो जो जर्म सेल है उसे हम अब से स्पर्म्स कहेंगे, जो जर्म सेल है उसे हम स्पर्म्स कहेंगे। मेल्स के अंदर, मेल्स के अंदर हम इसे कहेंगे स्पर्म। तो अब से मैं जब जर्म सेल कहूँगा तो आप लोगों को समझ जाना है हम बात स्पर्म्स की कर रही है। अब आप कहोगे सर ये दिखते कैसे है, देखो जर्म सेल्स कैसे दिखते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से एक स्पर्म दिखता है सांप की तरह। जी हाँ, सांप की तरह, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सांप की तरह। देखो इसके भी बॉडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैसे प्रोसेस होती है। ये पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया है तो ये फिनिश करना पड़ेगा। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, जो मैंने बताया। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया। देखो स्पर्म जो है, सॉरी ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी के बाहर होता है। बॉडी के बाहर क्यों होता है, ताकि उसे कम टेम्परेचर मिले, ये टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। बिकॉज स्पर्म्स नीड अ सर्टन टेम्परेचर टू फॉर्म, या फिर प्रोड्यूस, स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के लिए एक सर्टन टेम्परेचर या फिर सर्टन बॉडी की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और उस टेम्परेचर पे ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। तो ये होने के लिए बॉडी ने एक सेपरेट ही ऑर्गन बना लिया जहाँ पे ये टेस्टिस स्टोर होंगे और वहाँ पे ये टेम्परेचर कंट्रोल करके स्पर्म प्रोडक्शन का काम जारी रखेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अभी एब्डोमिनल कैविटी मतलब देखो ये हो गई ह्यूमन का पेट। देखो तो दिस इज़, अगर ये ऐसे हम लोग ड्रॉ करें, देखो कुछ इस तरीके से, अगर ये पेट हो गया, रुक जाओ मैं आप लोगों को एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हो गई एब्डोमिनल कैविटी। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगी आप लोगों की एब्डोमिनल कैविटी। तो इसके बाहर होते हैं ये स्क्रोटम, इसके बाहर होता है ताकि वो टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। अब आप पूछोगे सर ये जर्म सेल्स कैसे दिखते हैं या फिर ये स्पर्म कैसे दिखता है, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखो कुछ इस तरीके से सांप की तरह दिखता है ये। इसका एक हेड होता है, इसका मिडल पीस होता है और इसका टेल होता है। 10th वालों आप लोग बस डायग्राम जान लो। तो कुछ इस तरीके से ये 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये एक सेल ही होता है। ओके, और इसके पास आधा डीएनए होता है।
अभी ये आप लोगों को बहुत लेम टर्म्स में समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पास क्या होता है, आधा डीएनए होता है। जिन लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो ये मिडल पीस होता है ना, ये बैटरी की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये मूवमेंट कॉज करता है। ये जो टेल होता है, ये ऐसे 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 मूवमेंट करके फिश जिस तरीके से तैरता है, उसी तरीके से ये तैर तैर के आगे चला जाता है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो अबाउट द जर्म सेल। अब वी वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। देखो अब ये टेस्टिस का एक सेपरेट फंक्शन भी है कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ कहाँ पर काम में आता है, समझ लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में लाने का काम करता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही फंक्शन में, मतलब इफ़ेक्ट्स दिखाती है। जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, वो इस हार्मोन के कारण ही आप लोगों को दिख जाएंगे। अब प्राइमरी मतलब क्या, सेक्सुअल ऑर्गन्स का ग्रो होना, दूसरी बात बॉडी का मॉडिफिकेशन होना, तीसरी बात जो ये करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर होता है, लिबिडो, जो मेल का बिहेवियर होता है, वो लाने का काम भी टेस्टोस्टेरोन करता है। दूसरी बात जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, वो है कि बाल आ जाना। दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन, विच दस इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। तो ये रिलीज़ करने का काम करता है कौन, टेस्टीज। ये जान लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन द प्रीवियस चैप्टर, अब ये हमने लास्ट क्लास में देखा है, देखो जिन्होंने वो नहीं देखा, देखो वो जाके देख लो एक बार, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ आराम आराम से बताया है, एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस एंड अपीयरेंस सीन इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो देखो ये चेंजेस भी लाने का काम यही करता है, देखो यही बताया गया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ओके ठीक है। स्पर्म्स फ्रॉम फॉर्म्ड are delivered through the vas deferens, which unites with the tube coming from the urinary bladder. The urethra thus forms the common passage for both sperms and urine. सर बस ये एक बार बता दो, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। कोई नहीं, हम वही करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम में ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। देखो ये सारे के सारे लाल लाल चीज़ें हम निकाल देते हैं। ओके, अब हम येलो से हाईलाइट करेंगे, ओके, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। देखो हाईलाइट हाईलाइट, ओके, हाईलाइट रेड से, ओके। देखो बस ये आप लोगों को ये जो पाइप है इसे ही कंटिन्यू देखना है, आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये जाता है, ओके। दूसरी जो चीज़ देखना है वो है कि जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उससे बाहर जो चीज़ें आ रही है उसका पाइप देखना है। तो देखो ये ओवरलैप करता है, मतलब एक कॉमन पॉइंट पे ये दोनों जो पाइप्स है वो मीट करती है और वहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है हमारा यूरेथ्रा, जो एक कॉमन ओपनिंग है यूरिन और स्पर्म्स के लिए। तो स्पर्म्स भी उसी जगह से आएंगे जहाँ से यूरिन भी बाहर पास होगा। दिस इज़ वॉट इट इज़ ट्राइंग टू टेल। Along the path of vas deferens, glands like prostate, seminal vesicles add their secretions so that the sperms now are in fluid, which makes the transport easier. तो देखो सॉलिड को फ्लूइड बनाने का काम ये करती है। जिस तरीके से हमारा ब्लड एक फ्लूइड है, इसलिए तो वो फ्लो कर पाता है वेंस के थ्रू। इसी तरीके से ये हो गया क्या, जो प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स है, ये दो ग्लैंड्स है जो अपने सिक्रीशंस भी इसमें छोड़ देती है, जिसकी हेल्प से जो स्पर्म्स है तो वो फ्लूइड स्टेट में आ जाते हैं। मतलब स्पर्म्स का फ्लूइड नहीं होता, बस उनके अराउंड जो मीडियम होता है वो फ्लूइड बन जाता है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड बन जाता है ताकि वो बाहर ठीक से पास कर सके, ओके। एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। तो देखो ये स्पर्म्स को खाना भी देने का काम यही करता है, बिकॉज स्पर्म इज़ अ सेल एट द एंड ऑफ द डे, तो इससे भी खाना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पर्म्स आर
tiny bodies that consist of mainly genetic material and the long tail that helps them to move forward in the towards the female germ cell. ये सर आपने क्या बता दिया, फिर से बताओ. देखो हम स्पर्म के डायग्राम पे आ जाते हैं. तो इन्होंने क्या कहा है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, मेल जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है. दूसरी बात, जो टेल होती है वो मूव करने का काम करती है. और तीसरी बात, इसे न्यूट्रिशन मिलता है उन ग्लैंड्स के सिक्रीशन से. बस यही जानना था. ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस. अगर आप लोगों को यहाँ पे मज़ा आ रहा है ये पढ़ने में, तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन. इस लेक्चर को शेयर कीजिए. अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. वैसे यहाँ पे मैंने क्लास एंड कर देनी थी, लेकिन हम इसे भी पढ़ेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हम फीमेल्स वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे. तो आओ बात स्टार्ट करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वहीं पर सिचुएटेड होती है जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड होती है. अब उनके जो पार्ट्स है वो जान लेते हैं. उससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल जर्म सेल और द एग आर मेड इन ओवरीज. अब सर ये ओवरीज कहाँ पे है, कैसी है, सब कुछ जान लेते हैं. उससे पहले हम एक बेसिक चीज़ जान लेंगे. फीमेल जर्म सेल को हम क्या कहेंगे, एग. हम उसे एग कहेंगे, या फिर इसे ओवा भी कहा जाता है, लेकिन हम इसे एग कहेंगे क्योंकि आप लोगों के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब ये इट इज़ मेड इन ओवरीज. अब देखो टेस्टीज के अंदर क्या बना था, स्पर्म बना था. उसी तरीके से ओवरीज के अंदर बनता है ये. तो वो डायग्राम हम देख लेंगे. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स. अब देखो जिस तरीके से टेस्टिस फंक्शन करता है मेल्स के अंदर, उसी तरीके से ओवरीज फंक्शन करती है किन के अंदर, फीमेल्स के अंदर. तो देखो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन ओवरी, जिसका नाम है, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईस्ट्रोजन. जिस तरीके से मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है, उसी तरीके से फीमेल्स में होता है ईस्ट्रोजन, जो फीमेल के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है मतलब सेकेंड कैरेक्टर्स को शो अप करता है, या फिर उन सेकेंडरी कैरेक्टर्स को मतलब ये इसे हम कैसे कह सकते हैं. तो इस हार्मोन की वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें दिख जाते हैं. बेटर वर्ड्स. ओके. तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लो किस तरीके से होता है. अब देखो यहाँ पे ये हो गया ओवरी, ये हो गई ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब्स. हर किसी का फंक्शन मैं बताऊंगा. सबसे पहले आप ऑर्गन्स देख लो, ठीक है. ये हो गया यूट्रस. ये पूरा का पूरा जो है इसे यूट्रस कहा जाता है. ये सिर्फ इतना सा नहीं है. ओके. उसके बाद ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया वजाइना. दिस इज़ 1 2 3 4 5 बेसिक ऑर्गन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम अब जानेंगे. देखो हर किसी का अब फंक्शन जानेंगे हम. ओवरी का फंक्शन क्या है, ओवरी हार्मोन प्रोडक्शन एग के प्रोडक्शन में नहीं वैसे, लेकिन मतलब एग्स होते हैं उसके अंदर. दूसरी चीज़ फैलोपियन ट्यूब्स का काम होता है कैरी करना. क्या कैरी करना, एग्स को कैरी करना. ओके. यूट्रस का काम क्या होता है, यूट्रस का काम होता है कि जो एम्ब्रियो है, अब ये एम्ब्रियो क्या है, ओके ठीक है आप लोग समझ लो, जो भी बेबी होगा तो उस बेबी को कैरी करना इसका काम है. सर्विक्स, इट इज़ द ओपनिंग, ये गेट की तरह है, ये दिस इज़ द ओपनिंग. एंड वजाइना, इट हेल्प्स इन कैरिंग मेल जर्म सेल्स इनटू द सर्विक्स. तो कुछ इस तरीके से ये एक पैसेज है, हम लोग इसे पैसेज या फिर कैनाल कह सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब आप लोग इसे साइड व्यू से देख लो. अब हमने ये इसका फ्रंट व्यू देख लिया, अब इसका साइड व्यू देख लो. तो आप लोगों को साइड व्यू में थोड़ा सा ऐसे 3D टाइप्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो देख लो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग जान लेते हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी. तो देखो यहाँ पे आ जाता है वजाइना कुछ इस तरीके से.
उसके बाद आ जाता है ये सर्विक्स, देखो ये सर्विक्स यहाँ पे ओपनिंग है। उसके बाद जो आता है वो है ओवरीज, तो देखो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर की साइड पर ओवरीज दिख जाएंगी। उसके बाद ये हो गया यूरेथ्रा। अब देखो यूरेथ्रा यूरेथ्रा यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया साइड व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज लेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज इसका हम स्टार्ट करेंगे। जो एनसीईआरटी में है वो लाइन टू लाइन है, आप लोगों को सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को सब कुछ ठीक से पढ़ना है। व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching to the puberty, some of these start maturing. तो when a girl is born, जब एक फीमेल बॉर्न होती है तो उसके अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं उसके ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ऐसे ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्स होंगे, जो मैच्योरिटी आने के बाद, मतलब प्यूबर्टी आने के बाद, वो सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग, तो वो एग्स मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। One egg is produced every month by one of the ovaries. तो every month, हर मंथ में एक एक एग जो है वो मैच्योर होता है, या फिर एक एग प्रोड्यूस होता है। एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। अब ये क्या है सर, एक बार ठीक से बताओ। तो देखो जो मैच्योर हुआ एग है तो वो ओवरीज से लेके फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाएगा। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स कैरी करने का काम करती है इस एग को यूट्रस तक। तो देख लो, द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू द इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। तो ये यूट्रस एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो सर्विक्स इज अ ओपनिंग। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। स्पर्म्स इंटर। अब हम स्पर्म्स अब हम जानेंगे कि किस तरीके से बेबी प्रोड्यूस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ये सब कुछ हम अब स्टार्ट करेंगे जानना। आप लोगों को बेसिक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आइडिया लग चुका होगा। तो देखो, स्पर्म्स इंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद स्पर्म्स जो है तो वो यहाँ से अंदर एंटर कर जाते हैं। They travel upwards and reach to the oviduct where they may encounter egg. तो देखो, तो ये यहाँ से ऊपर आते आते ओविडक्ट्स। अब ये ओविडक्ट्स मतलब ही फेलोपियन ट्यूब्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, सर ये क्या पढ़ा दिया, ये तो कहीं पे नहीं सुना, ऐसा आप कहोगे। देखो यहाँ से ऊपर ऊपर चले जाते हैं स्पर्म्स। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग। अब ये स्पर्म्स जब ऊपर चले जाते हैं तो उसी टाइम अगर यहाँ पे एग होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, सबसे पहले जान लेते हैं ये एग क्या होता है। देखो, ये एग इज ऑल्सो अ जर्म सेल जिसके अंदर हाफ डीएनए होगा। तो जब उसी को जो स्पर्म है, तो स्पर्म का जब हाफ डीएनए, उससे देखो स्पर्म थोड़ा सा अच्छा ड्रॉ करता हूँ। तो स्पर्म का जब हाफ डीएनए मिल जाएगा तो ये दोनों मिला के एक फुल डीएनए बनाएंगे, और इसका एक सेल बन जाएगा। दो सेल्स का मिला के एक सेल बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे नया सेल नहीं, या फिर डॉटर सेल नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे जाइगोट। ओके, तो देखो, द फर्टिलाइज्ड एग मतलब जो फर्टिलाइज हुआ एग है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एम्ब्रियो। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम्स बनाई है ताकि आप लोगों को ये थोड़ा सा इमेजिन करने में, या फिर जब भी आप लोग इसे पढ़े हो तो आप लोगों को एक थोड़ा सा विजुअल आइडिया लग जाए। इसलिए देखो, जब एग और स्पर्म जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद एक जाइगोट फॉर्म होगा। फर्टिलाइज करेंगे तब एक जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये जाइगोट धीरे धीरे, मतलब फर्टिलाइज्ड एग मतलब स्पर्म जब जाएगा तो वो एग को फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज किया हुआ एग है तो वो डिवाइड करके, मतलब जो जाइगोट स्टेज में है वो डिवाइड करके क्या बन जाएगा, जो है टू स्टेज, तो वो 2 सेल्स में बट जाएगा, उसके बाद वो 4 सेल्स में बट जाएगा, उसके बाद वो 8 सेल्स में बट जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बाद में कन्वर्ट हो जाता है मोरुला में। उसके बाद अब ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या हो जाता है, लेकिन आप लोगों को बस ये एम्ब्रियो जानना है। तो अगर एग फर्टिलाइज हो गया,
अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो एग क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। अब जैसे जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल बनता जाएगा तो वो धीरे धीरे जो यूटरस है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटरस। कुछ यहाँ पे, अब ये लाइनिंग्स ऑफ यूटरस कहाँ कहाँ पे है मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो दीज आर लाइनिंग्स ऑफ यूटरस। तो वहाँ पर ये चिपक जाता है। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। अब ये फीटस क्या है, नया वर्ड। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो एक सेल का गोला होता है, सेल्स का गोला होता है, जो जाके बाद में यूट्रस में कहीं पर चिपक जाता है, जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, खाना लेता है, पानी लेता है, और नई नई सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद वो एक बेबी का शेप लेना स्टार्ट कर देता है। फिर वो बेबी बड़ा होने लगता है। जब वो बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कह देते हैं फीटस। तो दिस इज़ द फीटस। We have seen in the earlier sections that the mother's body is designed to undertake the development of child. तो देखो फीमेल्स की बॉडी एक तरीके से जो है नेचर फीमेल्स की बॉडी को बेबी को कैरी करने के लिए काबिल बना देता है। तो दिस इज़ वाई फीमेल्स कैन हैव अ बेबी। तो हेंस द यूटरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो सिंस फीमेल बॉडीज आर मेड इन अ वे टू कैरी द बेबी, तो इस वजह से जो है आप लोगों को दिख जाएगा कि हर मंथ एक जो एग है वो मैच्योर होके बाहर आ जाता है, और हर मंथ जो बॉडी है वो उस एग को कैप्चर करने के लिए और नर्चर करने के लिए लाइनिंग्स बना देती है यूट्रस के अंदर। द लाइनिंग्स थिकन एंड इज रिचली सप्लाइड इन ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो ये जो लाइंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि जो थिक होती है, और जो ब्लड सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। अब ब्लड सप्लाई में रिच होने का कारण क्या है, बिकॉज वो जो सेल है अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो जो सेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा खाना चाहिए होता है ताकि वो डिवाइड कर सके। अब ये खाना मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा, जितना ज़्यादा ब्लड का सप्लाई ऑक्सीजन रिच होगा या फिर जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उस टिश्यू में जिसकी तरफ वो आने वाला है, तो उतना उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वो हर महीने वो लाइनिंग ग्रोथ होती रहती है और वो कम होती रहती है। तो हम लोग वो जान लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से ये मैच्योर होके एक बाहर निकल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, अगर यहाँ पे स्पर्म्स हो तो। अगर नहीं होंगे तो मतलब सवाल ही नहीं, कैसे बनेगा जाइगोट। तो ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट आगे जाके मतलब आगे आगे मूव होता है जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर आके यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे खुद को अटैच कर लेता है। अब देखो दीज आर लाइनिंग्स, जो सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है जहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा होता है या फिर ब्लड का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन रिच भी होता है, तो यहाँ पर आके वो वो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में कहीं पर एम्बेड हो जाता है। तो वो बताने के लिए मैंने ये डायग्राम डाला है किस तरीके से एम्बेड हो जाता है। अब देखो ये कुछ इस तरीके से टिश्यू के अंदर इनसाइड वॉल ऑफ द मदर्स यूट्रस। तो मदर के यूट्रस के अंदर कुछ इस तरीके से वो बॉल जो है सेल्स का, तो वो वहाँ पे ऐसे चिपक जाता है। उसके बाद मदर की जो बॉडी है वो उसे हल्का सा कवर कर लेती है। उसका डायग्राम देखो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, कुछ इस तरीके से कवर किया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो सके। अब ये डायग्राम्स 10th वाले बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को बस मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखो दिस इज़ प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या है, जहाँ से उस बेबी को खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो चीज़ है प्लेसेंटा। दिस इज स्पेशल टिश्यू दैट इज़ मेड फॉर नरिशिंग द बेबी। अब उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन सॉरी द embryo gets nutrition from mother's blood which with the help of special tissue called as placenta। तो प्लेसेंटा नाम के स्पेशल टिश्यू से बेबी को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है। हम पानी का ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। ऑल राइट,
अब ये प्लेसेंटा कैसा है देखो, दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। तो ये एक डिस्क किस शेप का होता है, जो देखो कुछ इस तरीके से डिस्क के शेप का होता है, जो वॉल जो है यूट्रस की, तो वहाँ पे ये फिट हो जाता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यू। तो इसके अंदर जो है जिस तरीके से विलाई होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी विलाइज होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के एम्ब्रियो के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में न्यूट्रिशन ठीक से जा पाएगा। ऑन द मदर साइड आर द ब्लड स्पेसेस विच सराउंड द विलाई। तो मदर के साइड पे, अब ये आप लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है देखो, लेकिन देखो आप लोगों के लिए इसलिए मैंने ये डायग्राम्स डाले हैं। देखो ये मदर साइड हो गई, ये मदर साइड पे आप लोगों को कुछ इस तरीके से ब्लड फिल्ड सैक्स मिलेंगे, मतलब ब्लड से भरे हुए ऐसे पाउचेस मिलेंगे जहाँ से डायरेक्टली ब्लड जाएगा विलाइज के थ्रू बेबी के अंदर, या फिर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर चले जाएंगे। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। देखो जो मैंने कहा था, ज़्यादा एरिया मिलेगा जब भी आप लोगों को जहाँ पर भी विलाई नाम का यूज़ मिलेगा, तो दिस इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये जान लो। तो वहाँ से जो एम्ब्रियो है उसे ग्लूकोज मिलेगा, खाना मिलेगा, जो ऑक्सीजन है वो भी मिलेगा ताकि वो ठीक से ग्रो कर सके। तो देखो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's body through the placenta। तो प्लेसेंटा का यूज़ एक भी है कि वो वेस्ट मटेरियल्स जो है, अब देखो एवरी सेल क्रिएट्स सम और द अदर वेस्ट मटेरियल। हर एक सेल जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, जो अलाइव है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बनाएगा ही। तो देखो बच्चा तो मम्मी के पेट के अंदर है, तो वहाँ से उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाएंगे, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू मम्मी के बॉडी में लाए जाएंगे और मम्मी के बॉडी से वो बाहर निकाले जाएंगे। दिस इज़ व्हाट इट सेज। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स का पीरियड होता है जिसे गेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है, जिसके बाद बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन उस टाइम तक वो पूरा का पूरा डेवलप होके ही बाहर आ जाता है। तो यूजुअली ह्यूमन बेबीज़ में डेवलपमेंट होती है तो वो होती है ऑलमोस्ट 9 मंथ्स की। द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस। तो देखो जो यूट्रस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूट्रस बेबी को इतने टाइम से संभाल रहा था, वही यूट्रस एक टाइम आने के बाद वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करना स्टार्ट कर देता है, मतलब मसल्स उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण बच्चा बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। देखो ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा कुछ इस तरीके से बेबी के पेट के अंदर होता है। हर ह्यूमन के पेट के अंदर कुछ ऐसे सर्कल होता है, तो वो दैट इज़ द आउटलेट ऑफ प्लेसेंटा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे बच्चा है मम्मी के पेट के अंदर, ये प्लेसेंटा हो गया। अब ये जो यूट्रस का वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बच्चा बाहर निकल जाएगा एंड बच्चा विल बी अलाइव। तो देखो कुछ इस तरीके से फीटस इन यूट्रस आप लोगों को दिख जाएगा। ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोगों को जानने के लिए, इसलिए मैंने ये रखा है, so that you guys get a idea about how things are and where things are। तो आप लोगों को मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पे हो गया, ये वजाइना हो गया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे सर्विक्स हो गया, ये हो गया एमनाइटिक सैक। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो जानने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, नेवर माइंड। दिस इज़ फीटस, दिस इज़ यूट्रस। तो देखो यूट्रस का जो वॉल है वो ऐसे बच्चे के अराउंड होता है जिसके अंदर बच्चा सेफ होता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये प्लेसेंटा होता है। अब देखो मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, तो इसीलिए मैं, और आप लोगों की भी होगा आई होप, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये एमनोटिक सैक का भी थोड़ा बता दूंगा। दिस इज़ द कवर, जिस कवर के अंदर लिक्विड होता है जो बेबी को कैसे कह सकते हैं, बेबी के बेटर सर्वाइवल के लिए बेबी को ऐसे फ्लूइड में रखा जाता है। बेबी जब मम्मी के अंदर होता है तो वो वहाँ पे ब्रीथ नहीं कर पाता, और इसीलिए उसके अराउंड एक फ्लूइड होता है, पानी होता है आप कह सकते हो, जिसके अंदर वो जो फीटस है वो सस्पेंडेड होता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़।
अब ये जो हमने जाना तो वो था जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और जब स्पर्म फर्टिलाइज करे और उसके बाद एग की डेवलपमेंट हो। लेकिन 99.99 टाइम्स जो है एग्स फर्टिलाइज नहीं होते। तो व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होगा अगर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा? तो काफ़ी ऑब्वियस है। अब क्या करेगा बॉडी उस एग को अंदर ही रख के? तो बॉडी उसे बाहर लीव करने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है ये हम अब जानेंगे। तो देखो, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अब देखो एग जब आ रहा होता है यूट्रस के अंदर तो यूट्रस स्पेशल वॉल्स बना देता है ताकि बेबी को, या फिर अब यूट्रस तो समझ लेता है कि बेबी ही आने वाला है, लेकिन हर बार बेबी आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मतलब। तो वो लाइंस को ब्रेक की जाती है और वो लाइंस बाहर छोड़ी जाती है। तो वो किस तरीके से होता है हम जान लेते हैं। इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे, तो सिर्फ एक दिन के लिए वो रह जाता है। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg एवरी मंथ, द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इट सेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो ये मंथ ऑन मंथ जो है वो ये चीज़ चलती रहती है। एवरी मंथ एक नया एग छोड़ा जाएगा। एवरी मंथ यूट्रस उस बेबी को उस एग को कैच करने के लिए खुद को रेडी रखेगा, खुद से लाइनिंग्स बनाएगा। अब देखो, दस द लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, तो वो लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा थिक होगी, स्पॉन्जी होगी, ताकि एग को कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें एम्बेड होने के लिए। दिस वुड बी दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तभी इसका कोई यूज़ है। नाउ हावेवर द लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड, अगर नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या? तो देखो, लाइनिंग की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो लाइनिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वो लाइनिंग, सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज अ ब्लड एंड म्यूकस। तो वो लाइनिंग जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। सर ये वजाइना कहाँ पे होता है? देखो, आप लोगों को वैसे बताया था। तो देखो, ये हो गया वजाइना, जिससे बाहर वो लाइनिंग, तो देखो यूट्रस से टूट के वो लाइनिंग यहाँ से बाहर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में आ जाती है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो वो ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। अरे वो कहाँ पे चला गया? ओके, दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन। अब देखो, अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया कि मेंस्ट्रुएशन किस लिए होता है। अब कई लोगों को पता होगा कि मेंस्ट्रुएशन होता है, लेकिन वो किस लिए होता है। तो देखो, फीमेल बॉडी मेक्स इट रेडी या फिर प्रिपेयर्स फॉर अ एग एवरी मंथ, और 99.9% ऑफ द टाइम ये होता ही नहीं है, मतलब बेबी तो बनता ही नहीं है। तो वो लाइनिंग्स का कोई यूज़ नहीं रहता, तो वो लाइनिंग्स बाहर छोड़ी जाती है ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में। एंड दिस हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ। तो तो इसलिए ये एक साइकिल हो जाता है। इसे पीरियड भी कहा जाता है। सो दिस इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। सो दिस ब्लीडिंग फेज, या फिर जो लाइनिंग है उस लाइनिंग का कटना और बाहर आ जाना, लाइनिंग का डिस्ट्रॉय होना और बाहर आ जाना, दिस कंटिन्यूज़ फॉर ऑलमोस्ट 2 to 8 days। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ब्लड और म्यूकस बाहर आ रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ ऑर्गन्स आर, हाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ एवरी ऑर्गन। हर यूज़ को हमने जाना है, ठीक से जाना है। 44 मिनट्स इनटू द लेक्चर। काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़े वाला टॉपिक है, हम लोग इसे ठीक से समझ भी रहे हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने जो है मेल्स का पढ़ लिया, उसके बाद हमने फीमेल्स का पढ़ लिया, उसके बाद हमने ये मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी सब कुछ जान लिया। अब हम जानेंगे एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हमने रिप्रोडक्शन तो जान ली, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के साथ साथ कई सारी अदर चीज़ें हैं या कई सारी और चीज़ें हैं
जो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, तो आई हाईली इन्वाइट यू टू वॉच दैट लेक्चर। दिस इज़ विन साइंस, यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। मैं ओके, सो यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, जो कि मिल रही है, हमने इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लिया है, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। स्टडी विथ मी सेशंस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, सी देम। और आई ऑल्सो इन्वाइट यू फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, दैट वुड बी प्रोबेबली द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे लीव ही नहीं कर सकते। सो आई हाईली recommend you guys to watch that lecture. See you in the next video. Bye bye.